अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूँ सिद्रा इकबाल। तालीम और तरबियत के हवाले से हम अक्सर आवाज़ उठाते रहे हैं, उसके मुख्तलिफ एंगल्स और पर्सपेक्टिव्स को आपके सामने कवर करते रहे हैं, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि मुल्क के निज़ाम यानी हमारे लोकल सिस्टम से कहीं दर्जे बेहतर समझे जाने वाला कैम्ब्रिज सिस्टम भी आया तनकीद की जद में। पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि कोविड-19 ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस हमारे सामने प्रेजेंट किए। जिस तरह ये इम्तिहानात, ये एग्ज़ाम्स लिए जाते थे वो मुमकिन नहीं था, लेकिन यानी पूरे साल की मेहनत से जिस तरह स्कूल्स ने इनके एग्रीगेट्स को और इनके प्रोजेक्ट्स को, जो स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट कर रहे थे इस साल, आगे कैम्ब्रिज बोर्ड को भेजा और कैम्ब्रिज बोर्ड ने जिस तरह की रैंकिंग और मार्किंग की है उस पर पूरी दुनिया में स्टूडेंट सरापा एहतजाज है। नज़र ये आ रहा है कि उनके जो एवरेज मार्क्स, अगर एक बच्चा अपने स्कूल में बड़े हाई मार्क्स ले रहा था और बड़ा प्रॉमिसिंग स्टूडेंट माना जाता था, यकायक उसके ऐसे रिजल्ट्स आए हैं जिससे वो खुद हवास बाख्ता रह गया है। तो आज ज़रा इस बारे में बात करेंगे। कल हमने देखा कि कैम्ब्रिज बोर्ड ने भी इसके ऊपर अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी। ज़्यादा मेरे ख्याल में प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास कंडीशनल ऑफर्स थी, यानी उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में और कहा यह जा रहा था कि अगर आप A+ ले लेते हैं, A ग्रेड ले लेते हैं, ये आपका एक्यूमुलेटिव ग्रेड होगा तो आपकी सीट या आपकी डिग्री या आपका जो एडमिशन है वो पक्का है। लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। अगर आपके भी और ख़ास तौर पे जो फ्रीलांस यानी एक तरह से प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्कूल्स हैं वो तो फिर मेरे ख्याल में एक बेहतर पोजीशन पे होते हैं फॉर प्रेजेंटिंग द स्टांस। हो सकता है उसको रिविज़िट कराया जा सके, लेकिन लोकल सिस्टम में भी और इंटरनेशनली भी ऐसा लगता है कि जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं कैम्ब्रिज इम्तिहानात के, O लेवल्स के, A लेवल्स के, उनके साथ ज़्यादती हो रही है। इस पर ज़रा आवाज़ उठाएँगे। 10 बजे हमारे साथ रहिएगा। आज के दिन के ऊपर 19 अगस्त 2020, 19 अगस्त को पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के तौर पर मनाया जाता है। यानी आज का दिन डेडिकेटेड है उन लोगों के नाम जो बेलौस इंसानियत की खिदमत करते हैं। खुसूसन अगर बात की जाए इस साल की, तो इस साल की थीम है कि कॉन्फ्लिक्ट वाले एरियाज़ में इनसिक्योरिटी जहाँ पे है और जहाँ पे एक्सेस बहुत ही मुश्किल है, वसाइल की भी कमी है और अब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्क कोविड-19 ने भी बर्पा कर दिए हैं। इसके बावजूद जो लोग आगे बढ़कर इंसानियत की खिदमत करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में देखा जाए तो आपको ऐसे बहुत सारे हमदर्द इंसानों के नाम मिल जाएंगे, जिसमें अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं, डॉक्टर बारी हैं, सिस्टर रूथ हैं, इसके अलावा चीपा साहब हैं। लेकिन आम इस दिन को उसकी अहमियत के मुताबिक मना नहीं पाते और आज तो ये लिस्ट इससे भी ज़्यादा लंबी है। वो तमाम हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ, लैब के टेक्नीशियंस जो कोविड-19 में फोर फ्रंट पे रहे हैं, आज का दिन उनके नाम है। सबसे पहले उनके हवाले से दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट कि किस तरह पूरी दुनिया में आज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जा रहा है। लेट्स टेक। जी जनाब, इतनी सारी मुश्किलें हैं। आप कहीं सोचिए कि कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज़ हैं, जंगी हालात हैं, कहीं पे हमारी रसाई वैसे ही मुमकिन नहीं किन्फ्लिक्ट्स की वजह से, लेकिन इसके बावजूद आलम इंसानियत से मोहब्बत करने वाले, एक हमदर्द दिल रखने वाले, बेलौस और मेरे ख्याल में बग़ैर किसी फ़ायदे के इनकी इमदाद करते रहते हैं। आपको बताते चलें कि आज के दिन खुसूसी तौर पे याद किया जा रहा है 2003 में होने वाले एक हौलनाक बम धमाके को, जो कि इराक में यानी बगदाद में हुआ और उसमें हेड ऑफ़ द ह्यूमैनिटेरियन मिशन भी जाँ बहक हो गए थे। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमें मिलेंगी हमारे मुल्क में भी और पूरी दुनिया में भी, जहाँ पे लोगों की मदद करते हुए लोगों ने अपनी जानों का नजराना भी दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक और फिर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हसन खावर और मुशर्रफ जैदी कि हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पे उनका क्या ख्याल है, क्या तज्जिया है। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज ही का दिन था जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपना हल्फ उठाया था और मेरे ख़्याल में उनका वो जुमला जो बहुत ज़्यादा रिपीट किया जाता है और वो ख़ुद भी अपने हर ख़िताब में हमें एक दफ़ा फिर हमारी यकीन दहानी कराते हैं कि चाहे जैसे भी हालात हों घबराना नहीं है। आज जब उनकी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होते हैं और वो एक पॉपुलर लीडर के तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने थे, बहुत सारे लोगों की उनको हिमायत हासिल थी,
सवाल ये है कि क्या वो लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पे पूरे उतरे हैं, क्या वो अपनी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे उतरे हैं। और इस बात को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन खावर। थोड़ी देर में हमें मुशर्रफ जैदी भी ज्वाइन करेंगे एंड वी विल टेक बोथ पर्सपेक्टिव्स कि इकोनॉमिकली एज वेल एज पॉलिटिकली हाउ हैज़ दिस गवर्नमेंट परफॉर्म्ड। अस्सलाम वालेकुम हसन। जी अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। हसन, 2020 तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस का था। इसमें माशी तौर पे तकरीबन हर ही मुल्क ने बहुत सारी मुश्किलात को फेस किया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब का जो पहला साल दौरे हुकूमत का था, जो कहा जाता है कि पहले 100 दिन बड़े अहम होते हैं, उसमें भी उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर तनकीद की जा रही है। उस वक्त शायद लीवे ये दिया जाता था कि भाई पहली दफ़ा है, पहला साल है, थोड़ा सा रूम दीजिए। किस तरह देखते हैं इन 2 सालों का? आर देयर एनी विंस फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान? जी सिद्रा, देखें, बात यह है कि मैं इन 2 सालों को ना 3 हिस्सों में देखता हूँ। ओके। जो पहला हिस्सा जिसकी आपने बात की वो 100 दिन थे, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा थे, और वो था थोड़ा सा कंफ्यूजन का टाइम। उसके बाद IMF प्रोग्राम का टाइम आया, और तीसरे हिस्से में फिर कोविड-19 पेंडेमिक का अटैक हो गया। जो पहले 100 दिन जो उससे कुछ ज़्यादा थे, वो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन थी, और मेरे ख्याल में 2 वजह थी उसकी। एक वजह ये थी कि इन लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी उनको बहुत ऊपर कर दिया था, और लोगों का ये ख्याल था कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, और टीम इनएक्सपीरियंस थी, हालात बहुत टफ थे, और इनको आने से पहले अंदाज़ा नहीं था कि इकोनॉमिकली हमारे हालात क्या हैं। तो पहले कई महीने आपको याद है कशमकश में गुजरे कि IMF आ रहा है, IMF नहीं आ रहा। ये लोग उस वक्त बाहर गए, तकरीबन $6 अरब की इमदाद भी लेके आए, लेकिन विदाउट IMF प्रोग्राम, फिस्कल डिसिप्लिन के बगैर वो ज़्यादा अरसा चल नहीं सके। तो उस फेज़ की तो ये कहानी है। जब IMF प्रोग्राम आ गया, इन्होंने स्टेट बैंक का गवर्नर चेंज किया, नए फाइनेंस मिनिस्टर लाए, FBR के नए चेयरमैन लाए, उसके बाद कंसोलिडेशन आई, और मेरे ख्याल में उस फेज़ के अंदर जो इनकी 2-3 इंपॉर्टेंट विंस थी, उसके अंदर जो उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट को कट किया, मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट लेके आए। उस वक्त आपको याद है कि सबसे बड़ा इशू ये था कि $1.5 से $2 बिलियन हर महीने करंट अकाउंट डेफिसिट पे निकल रहा था, हमारे फॉरेन रिजर्व नीचे जा रहे थे, तो वो कंसोलिडेशन लाए। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जब IMF प्रोग्राम्स आते हैं और आप ये फिस्कल डिसिप्लिन लाते हैं, तो ग्रोथ जो है वो कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और महंगाई बहुत बढ़ती है। तो उस फेज के अंदर वो मैक्रो इकोनॉमिक जो बैलेंस था वो तो आया, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ गई। बिल्कुल हसन, और मेरे ख्याल में इसके लिए प्रिपेयर भी वो कर रहे थे। हमने क्योंकि इसको बड़ा एक ओवरव्यू के तौर पे लेना है, यू वेरी राइट इन पॉइंटिंग आउट अबाउट द इकोनॉमिक डिफिकल्टीज जो पहले साल में थी। हमें मुशर्रफ ने भी ज्वाइन किया है, तो ज़रा सियासी उस वक्त का पस मंज़र भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुशर्रफ, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। जिस तरह के एक स्टेज सेट किया है हसन ने, और इन 2 सालों को 3 फेजेस में बांटा है। पहले 100 साल या उससे कुछ ज़्यादा उन्होंने कहा कि इकोनॉमिकली मईशत के हवाले से थोड़े कंफ्यूजन के थे। सियासी तौर पे आप पहले 100 दिन इमरान खान साहब की हुकूमत को कैसे देखते हैं, या पहला जो 6 महीने का अरसा था उसको कैसे देखते हैं? मैं अनफॉर्चुनेटली ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट सिद्रा, मैं समझता हूँ कि चाहे वो पहले 100 घंटे हों, 100 दिन हों, 6 महीने हों, या वो पहले 2 साल हों, जो रद्द अमल शुरू से था वही रहा है, और उसमें थोड़ी सी भी तब्दीली नजर नहीं आई। और मैं समझता हूँ कि शायद ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इसको बुरा नहीं समझते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं समझते, लेकिन एक अग्रेसिव और एंटागनिस्टिक पॉलिटिक्स जो है का चुनाव उन्होंने किया है, और इस एंटागनिस्टिक और अग्रेसिव पॉलिटिक्स के मैं समझता हूँ कुछ बहुत वाज़ेह फ़वाइद भी उनको मिलते हैं, तो समझ भी आती है। ज़ाहिर बात है, मेरा अपना मौक़िफ़ जो है वो थोड़ा सा ये है कि अगर आपने इस मुल्क में रिफॉर्म लेके आना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस जो है वो करनी पड़ेंगी, क्योंकि रिफॉर्म के लिए आपको असेंबली में लॉ मेकिंग करनी है, आपने सूबों को साथ लेके चलना है, CCI में बैठ के उनसे नई पॉलिसियों पे और नए तरीक़ों पे सोच विचार करनी है, और पोटेंशियली आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेके आनी है। इन तीनों चीजों के लिए आपको सियासी कंसेंसस डेवलप करना है, और उसके लिए बजाय लड़ाई झगड़े के
और कंटेनरिज्म के आपको थोड़ी सी मफाहमत चाहिए। अच्छा, कते कलामी की माफ़ी चाहूँगी मुशर्रफ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता एक इस पे नुक्ता नज़र लोगों का ये भी है कि ऐसा लगता है ये जो जाहिरियत जिसकी तरफ आपने इशारा किया या एक दूसरे से एक खफगी का इजहार या ज़रा इश्तियाल अंगेज़ी जो है ये भी सतही है। आप जिन कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ हवाला दे रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ा। आप देखें नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए, इस वक्त भी कराची के मामले में इतनी ज़्यादा हीटेड डिबेट हुई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ और सिर्फ तमाम पार्टियां साथ बैठ के एक और कमेटी ही कराची को दे पाई। तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक फ्रंट है, सतही बात है कि जी इन बातों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, लेकिन वफाकी हुकूमत हर चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करती नज़र आती है? मेरा ख्याल है एग्जैक्टली यही वजह है कि बजाय शुरू जारियत के करके और फिर बिल्ली बन के जो है उन्हीं लोगों के साथ बैठना, आप शुरू से बिल्ली बन के और उसको फिर डेवलप करें, रिजल्ट्स शो करें और उन रिजल्ट्स को फिर क्लेम करें। सही इशू ये है सिद्रा कि अगर आप बहुत सारा लड़ाई झगड़े के बाद या शोर मचाने के बाद आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो फिर जो वजूहात थी कॉम्प्रोमाइज की या जो लोग थे बिहाइंड द सीन्स जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज करवाया, फिर क्रेडिट उनके पास चला जाता है। एज आई सेड, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का जो जारहियत या उनकी जो एंटागनिज्म का जो राज है वो ये है कि बुनियादी तौर पे आज भी पीटीआई एक रिलेटिवली नई सियासी जमात है। जब तक जो मीट और पोटैटोज है उस पार्टी का, और वो है करप्शन और वो है नफरत अंगेज नैरेटिव, खास तौर पे शरीफ फैमिली के लिए और भुट्टो जरदारी फैमिली के लिए। अगर आप वो अपने वोटर को नहीं देंगे, जो आपने दे के उसको वोटर को थोड़ा बहुत पाला है। अब देखिए 2011 में जिन लोगों को सियासी एंगेजमेंट हुई इमरान खान के थ्रू, वो लोग भी अब अगर कोई उस वक्त 15 साल का था तो वो अब जो है 24 साल के हो गए। अच्छा, एक मुशर्रफ इसी बात को मैं अगर मईशत के हवाले से और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हसान की तरफ लेके जाऊँ। हसान, ये मेरे ख्याल में हर कोई कहता है कि इमरान खान साहब एब्सोल्यूट पोजीशन ले लेते हैं, लचक अपने लिए या उसमें कोई रूम रखते नहीं, और फिर जब उनको थोड़ा सा भी रद्दोबदल अपने स्टांस में करना पड़ता है तो लोग उसको यू टर्न का नाम लेते हैं। मईशत के हवाले से आप क्या कहेंगे? पहले उनका मलेशिया ना जाना और फिर इस दफ़ा मलेशिया जाके ये कहना कि जी बड़ी गलती हो गई, पहले नहीं आए थे और अब मैं ज़रूर आऊँगा और ये मेरे लिए बड़ा अहम है, मुल्क के लिए बड़ा अहम है। इस तरह की सिचुएशंस पाकिस्तान के मफाद में हैं आपके ख्याल में? जी, मेरे ख्याल में इस तरह के जो ड्रास्टिक स्टांस हैं वो तो बिल्कुल पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको पता है कि पाकिस्तान एक बड़ा सेंसिटिव जोन के अंदर वाक़ है, तरह तरह के प्रेशर हैं दुनिया में, चीन और अमेरिका की जो आपस में कशमकश है उसके अंदर भी पाकिस्तान एक दोराहे पे खड़ा है। तो इस वक्त अगर आप बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट पोजीशंस लेंगे, यानी कि पहले आप समिट रिक्वेस्ट करें, फिर आप समिट में ना जाएं, फिर आप सऊदी अरेबिया के खिलाफ एक बात करें, फिर आप किसी को भेजें उनको मनाने, तो मेरे ख्याल में कि ये सिग्नल जो हैं ये कंफ्यूजिंग है। और आजकल हर जगह पे ये बात चल रही है कि पाकिस्तान आखिर किस तरफ जा रहा है। मेरे ख्याल में ये जो 22 करोड़ लोगों का मुल्क है ये एक बड़ा अहम मुल्क है। हमें थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए अपने फॉरेन पॉलिसी स्टांस में, और स्पेशली हमारे 4-5 बड़े जिनसे हमारे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब, चीन, अमेरिका, इनके हवाले से हमें थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो इसके अंदर तो कोई आप क्या कहेंगे कि बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए जिसमें एहसास प्रोग्राम है, हाउसिंग स्कीम्स हैं, फिर इसके अलावा बात की जा रही है कामयाब जवान की। इसकी वजह से आप समझते हैं कि इसकी रसाई ग्रास रूट लेवल तक हुई है और जो मकबूलियत है पीटीआई की उसमें कोई इजाफा हुआ है इन इनिशिएटिव्स की वजह से? ख़ासतौर पर हम देखते हैं पेंडेमिक में भी सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया गया फॉर द ग्रास रूट लेवल। देखिए, एक बात तो हमें माननी पड़ेगी और उसमें हुकूमत को हम क्रेडिट देना चाहें या ना देना चाहें, इस खिते के अंदर पाकिस्तान में जो कोरोना जो पेंडेमिक था उस पर सबसे बेहतर काबू पाया गया है और मईशत खुलती गई। और आपको पता है कि इस पर बहुत ले-दे भी हुई इमरान खान साहब पे पहले, लेकिन जो भी वजह है बहरहाल पाकिस्तान माशाल्लाह उस खतरे से इस वक्त बाहर आ गया है अगर सेकेंड वेव नहीं आती। सही। अच्छा, उसकी फिर जो इन्होंने रिस्पॉन्स दिया, देखिए सिद्रा, वो दुनिया के हर मुल्क ने कोशिश की कि एक बड़ा रिस्पॉन्स दे, वो उसमें लोगों को कहाँ तक पहुंचा ये बात बाद में देखने को आएगी। लेकिन जो लोगों का ख्याल था कि एक सोशल अनरेस्ट देखने में आएगा, खुदा ना खास्ता बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, वो कुछ हुई भी लेकिन वो सोशल अनरेस्ट में कन्वर्ट नहीं हुई। तो एक लिहाज हम ये कह सकते हैं कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तानियों ने ये वक्त गुजार लिया है। अब उसके अंदर कामयाब जवान या एहसास प्रोग्राम का कितना रोल था
वो तो जब हम एवेल्युएशंस पे जाएंगे, बाद में उस पर बात होगी तो देखा जाएगा कि उसमें उसको कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे और फिर पता चलेगा। अच्छा, मुशर्रफ के पास मैं वापस आना चाहूँगी। मुशर्रफ, क्या कहेंगे सियासी हवाले से? मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को ख्वाब आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पेशन गोइयाँ कर रहे हैं। हाल ही में परवेज़ रशीद साहब ने भी कहा कि 3-4 महीने। अच्छा, और उस पर मैं तज्जिया देख रही थी तो बड़ा इंटरेस्टिंग था लोगों का। उन्होंने कहा कि जी ऐसा नहीं है कि जो मुखालफीन हैं, इनके सियासी मुखालफीन कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं या वो कोशिश करेंगे, वो लेकिन वो कह रहे हैं कि हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि शायद ये सस्टेन ना कर पाए। ज़रा इस पे अपना तज्जिया दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN अपनी मकबूलियत के हवाले से इस वक्त कहाँ खड़ी हैं? देखिए, जहाँ तक पंजाब है तो PMLN पहले भी मकबूल थी, और अगर इलेक्शन में थोड़ी बहुत जो है कॉम्प्रोमाइज़ ना होती तो शायद जो बहुत ही छोटा मार्जिन है जिससे PTI ने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई है, शायद इसको ना मिलता। लेकिन ये कहना कि ये हुकूमत कमज़ोर है, ख़ास तौर पे इस मोड़ पे जहाँ कोविड-19 और जो कोरोना वायरस है उसको बाय एंड लार्ज उस पर काबू पा लिया गया है। सही। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में उसकी मिसालें जो हैं वो दी जा रही हैं। इतने बड़े पैमाने पे इतना बड़ा वन टाइम पैकेज जो है वो पाकिस्तान ने भी पहली दफा इस तरह किया है, और जाहिर बात है इसकी बुनियाद जो है वो बिस्प प्रोग्राम में जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था उसी की बुनियाद है। तो इसमें क्रेडिट सिस्टम का तो सारी जमातों को जाता है, लेकिन क्योंकि टाइमिंग इस नौयत की थी तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा क्रेडिट वोट बैंक के तौर पे भी और मकबूलियत के एंगल से भी वो प्राइम मिनिस्टर के और PTI के हक में जाती है। सबसे अहम जो रिलेशनशिप है इस मुल्क में वो सिविलियन गवर्नमेंट और हमारी फौज के दरमियान है। वहाँ पे भी मुझे कोई दरारें नजर नहीं आती, बल्कि मुझे उसमें एक ऐसी पुख्तगी नजर आती है जो शायद 6 महीने पहले नहीं थी। जब कोई सिविलियन गवर्नमेंट का कोई ऐसी बड़ी ब्लंडर होती है तो मिलिट्री उसको बैक करती है। आपको याद होगा सितंबर 2018 में रज़ाक दाऊद ने चीन के खिलाफ बयानात दिए, आर्मी चीफ जो है वो बीजिंग गए और मामला जो है वो बेहतर किया। इसी तरह अब शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया, एक गैर जिम्मेदाराना बयान था मेरी नज़र में, उसको जिम्मेदारी से उसको निपटने के लिए और हैंडल करने के लिए फिर से आर्मी चीफ जो है वो सऊदी अरब गए। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये डिटरमिन करते हैं कि हुकूमत जो है वो है या नहीं और कितनी मजबूत। बल्कि मुशर्रफ यहाँ ये कहना भी आप दोनों शायद इससे एग्री करेंगे कि जो विन्स हैं, अगर मैं बात करूँ कि इमरान खान साहब की अहम इसमें क्या एक तरह से अचीवमेंट्स रही हैं। कश्मीर इशू को जिस तरह इंटरनेशनलाइज किया गया, जिस तरह हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के मामलात फिर एक ऑलमोस्ट जंगी नहज पे पहुंचे और उसको डी एस्केलेट किया गया। पेंडेमिक पे बहरहाल जिस तरह भी आप कहें कि उस पर काबू पाया गया, उसको आप बेशक कह दें कि हमारी रेजिलियंस एक मिस्ट्री है, लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें इमरान खान साहब की क्रेडिट पे जाती हैं। आप दोनों की नज़र में सबसे अहम इस वक्त फोकस इमरान खान साहब का क्या होना चाहिए इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम, जहां हम देखते हैं कि हमने कोविड पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया है, माशी मुश्किलात अभी भी हैं। वे फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 3 years आपके ख्याल में फोकस कहाँ होना चाहिए? बिगनिंग विद हसन परहैप्स। सिद्रा, मेरे ख्याल में माशी तौर पे इस वक्त फोकस होना चाहिए शहरियों पे और सिटीजन्स पे कि हुकूमत उनके लिए क्या देने जा रही है। हुकूमत के पास इस वक्त बहुत बड़ी विन है जो उन्होंने IPPs के साथ रीनेगोशिएशन की है। इमरान खान साहब ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा एक पैकेज अनाउंस किया है जिससे कुछ मार्केट में हिलजुल भी हुई है। अब उनका कोर फोकस आगे जाते हुए ये होना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं और महंगाई पे कितना करना। बिल्कुल, दैट शुड बी द स्टिमुलस। मुशर्रफ, आपके ख्याल में फोकस मूविंग फॉरवर्ड? देखिए, सबसे बड़ा फोकस मैंने ये इलेक्शन के फौरन बाद भी कहा, उसके 1 साल बाद भी कहा, अब 2 साल बाद भी कह रहा हूँ, उम्मीद है कि 3 साल बाद नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ, सही, नॉट स्टेबिलिटी, नॉट इन्फ्लेशन, नॉट डेट। वेरी वेल गुड। आप दोनों ने कहा कि इस वक्त स्टिमुलस की ज़रूरत है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। मुशर्रफ एंड हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। वक्त मेरे पास इतना ही है, उम्मीद करते हैं कि वील हैव मोर विन्स टू सेलिब्रेट इन द ईयर्स टू कम। इसी के साथ लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जिस तरह कहा जाता है कि अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो यू कैन एक्चुअली पुट अ लॉट ऑफ ब्लूज अवे, लेकिन ख़ास तौर पे पार्कोर ऐसा लगता है कि आप ग्रेविटी को डिफाई कर रहे हैं। इसके लिए बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और ये ख़ास तौर पे मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि आई फाउंड दिस ग्रुप ऑफ पीपल जो कि दे हैव बीन डूइंग द राउंड्स ऑन द इंटरनेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि इनको हैं कि अब हमारे साथ मौजूद होंगे वन ऑफ द members of this group। मैं बात कर रही हूँ हबीब की, who I believe is joining me live from Quetta। अस्सलाम वालेकुम हबीब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हबीब, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? I think we will try and connect with him। इनकी वॉइस का थोड़ा सा मसला आ रहा है। Can you hear me हबीब? अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई थिंक हम इनको दोबारा कनेक्ट करते हैं। मीनवाइल आपको सुनवाएं एक और अच्छी खबर। क्या आपको पता है कि वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड की स्कूल ऑफ यानी मैं बात कर रही हूँ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉमनली रेफर टू एज दी MIT, इनकी स्कूल ऑफ साइंसेस की पहली वुमन डीन का कल मेरे ख्याल में अनाउंसमेंट हुआ। नरगिस मावल वाला इज़ द फर्स्ट वुमन टू बी अवॉर्डेड द डीनशिप, यानी वो लीड करेंगी स्कूल ऑफ साइंसेस को। और ये हमारे लिए दोहरी खुशी की खबर इसलिए भी है बिकॉज नरगिस मावल वाला इज़ एक्चुअली ये पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी हैं और इनकी जो पैदाइश है वो लाहौर शहर में हुई। एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं और इनको इनकी कामयाबियों की वजह से, इनकी रिसर्च की वजह से पूरी दुनिया में जाना और माना जाता है। शी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग फ्रॉम कराची। और जिस तरह वाकई कहा जाता है कि अगर हम अपने लोगों पर फोकस करें, उनको सही तरह से एम्पावर करें, उनको एक सही माहौल दें, सो दे कैन रियली प्रूव देयर मेटल। वी कंग्रेचुलेट नरगिस मावल वाला और इसके साथ साथ हमें बड़ी खुशी है कि दिस इज़ अ ग्रेट मोमेंट इन हिस्ट्री फॉर ऑल्सो द वुमेन हु आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स एंड साइंसेज एंड एस्ट्रोफिजिक्स। इसी के साथ जी वापस आते हैं और आपको एक और मेरे ख्याल में इससे लिंक्स तो नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि हायर एजुकेशन के हवाले से हमें जो माहौल है स्टूडेंट्स के लिए उस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। हमारे लिए बड़ा अहम है कि हम जानें हमारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है। कल आपने एक ट्विटर पर ट्रेंड देखा होगा, जस्टिस फॉर नादिया अशरफ। वी आर स्टिल वेटिंग टू हेयर अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस। जिस तरह के कोई भी अगर स्टूडेंट MPhil या PhD अटैम्प्ट करता है उस पर बहुत प्रेशर होता है, लेकिन ये प्रेशर उसको निखारने के लिए, उसके टैलेंट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इन द केस ऑफ नादिया अशरफ, वो काफ़ी अरसे से अटैम्प्ट कर रही थी कि वो अपनी PhD की थीसिस को अप्रूव करा सकें, बट फॉर वट एवर रीज़न, जिसमें इनिशियली कहा जा रहा है कि सुपरवाइज़र की नेग्लिजेंस थी, अनड्यू प्रेशर था या किसी न किसी किस्म का दबाव उन्होंने महसूस किया और इस दबाव को बर्दाश्त ना करते हुए ख़ुदकुशी कर ली। हम मज़ीद इस प्रोग्राम की डिटेल्स के बारे में, इस इवेंट की डिटेल्स के बारे में अभी मुंतज़िर हैं, लेकिन कहना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि सब सहारन अफ्रीका में भी स्टूडेंट्स के पास बेहतर एजुकेशन के मौके मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान वी सी फॉर वट एवर रीज़न, कभी दबाव की वजह से, कभी ग्रेड्स के प्रेशर की वजह से, कभी हमारे सुपरवाइज़र्स और हमारी फैकल्टी के नामुनासिब रवैये की वजह से हम ये आए दिन इस तरह के इंसिडेंट्स देख रहे हैं एंड वी मस्ट पे हीड टू दैट। वापस आते हैं जी, मुझे बताया जा रहा है हज़ारा पार्कोर के हबीब से हमारा राब्ता हो चुका है। अब वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हबीब। वालेकुम सलाम जी। अनफॉर्चुनेटली आपसे वीडियो राब्ता नहीं हो पा रहा हमारा जिसमें आपकी साउंड आ सके, बट सो गुड टू हैव यू है। ये माशाल्लाह जब आपकी वीडियो मोंटाजेस हम देखते हैं, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा हबीब कि कितने लड़कों का ग्रुप है ये आप लोगों का? जी बहुत शुक्रिया आप सबका पहले कि आपने हमें शो पे दावत दी है। ग्रुप का जो है हमारे पास फिलहाल माशाल्लाह से तकरीबन 15 लड़के इस ग्रुप में मौजूद है जी, जो कि इसी तरह प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। और आप लोगों को कोई सपोर्ट प्रोविंशियल हुकूमत की तरफ से या वफाकी हुकूमत की तरफ से? मुझे याद है एक यंग फिल्म मेकर अली जो मेरे ख्याल में अब पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका जा चुके हैं, उन्होंने सबसे पहले मेरी नज़र से गुजरी थी, उन्होंने एक वीडियो आप लोगों पे बनाई थी एंड दैट ट्रूली मेड द राउंड्स ऑन द इंटरनेट। लेकिन इतनी ज़्यादा इंटरनेट पे मकबूलियत और सोशल मीडिया सेंसेशन बनने के बावजूद किसी किस्म की इमदाद, स्पॉन्सरशिप, सपोर्ट आप लोगों को मिली है अभी तक? जी सपोर्ट तो हमारे पास अभी फिलहाल कोई नहीं है, क्योंकि मतलब ना कोई प्रोविंशियल सपोर्ट है, ना कोई
जितने भी है बस लड़के अपने मदद आपके तहत जो है इस वक्त प्रैक्टिस को कर रहे हैं। सही। और अली की जो आपने बात की वो सबसे जो स्टार्ट वाली पॉइंट जो थी हमारी वो वही से इसकी आगाज हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल उसी के बाद ही हमारी जो है ग्रुप बनी के वही हमारा पहला वीडियो रहा और हमने जो है ऑफिशियल अपनी ग्रुप जो है हमने फेसबुक पे बनाया था। अच्छा, वैसे ये आइडिया आया कैसे हबीब? ये ऑनलाइन आपने देखा था? क्योंकि पाकिस्तान में मुझे बहुत कम मिसालें मिलती हैं, इंटरनेशनली तो इसको एक बहुत ही अहम स्पोर्ट माना जाता है। हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स इसमें ट्रेन करते हैं, उनके स्टंट डायरेक्टर्स इसमें ट्रेन करते हैं। यानी आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप दुनिया को एक्सप्लोर करें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हम बात कर रहे हैं तालीमी निज़ाम के हवाले से। हम जानते हैं कि कोविड-19 ने जिस तरह के रिस्क और पॉसिबिलिटीज़ और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस पूरी दुनिया में लेकर आए, सबसे ज़्यादा नुकसान तलबा का और ख़ास तौर पे टीचर्स का और इंस्टीट्यूशंस का हुआ है। कई जगह हमने देखा कि ऑनलाइन लर्निंग की तरफ हम गए भी, बट देयर आर सेवरल बिग क्वेश्चंस जो इस वक्त भी एक बहुत बड़े सवालिया निशान के साथ हमारे सामने। फ्यूचर क्या होगा? किस तरह कॉलेज की और प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन आगे बढ़ेगी? क्या ये ऑनलाइन लर्निंग एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? और सबसे बढ़कर ये कि इस दफ़ा हमेशा सबसे ज़्यादा क्रेडिबल समझे जाने वाला कैम्ब्रिज का निज़ाम भी तनकीद की जद में आया। लोगों ने इसके जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए उस पर बहुत शदीद तनकीद की कि ये क्या हुआ है। आमतौर पर एक बच्चा जिसको ए स्टार स्टूडेंट समझा जाता था अपने स्कूल में, यकायक जब उसके फाइनल रिजल्ट्स आए तो कहीं उसको सी मिल रहा है, कहीं उसको डी मिल रहा है। सरापा एहतजाज रहे पेरेंट्स भी, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी। और अब हम देखते हैं कि कल फॉर्मली कैम्ब्रिज ने इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी। लेकिन उससे भी पहले हमारे यहाँ जो इस्तराब की कैफियत थी स्टूडेंट्स के ऊपर और टीचर्स की और पेरेंट्स की, उस पर एक जायज़ा लेते हुए और उस पर रिस्पॉन्ड करते हुए हमने देखा द फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन जनाब शफकत महमूद साहब ने भी इसका फौरी तौर पर नोटिस लिया और हत्तुल इम्कान इसके हवाले से कोशिश करने के लिए याद दहानी भी कराई। हमारे साथ वी आर वेरी ऑनर्ड दैट दिस मॉर्निंग द फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन जनाब शफकत महमूद साहब हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। शफकत साहब, बिफोर वी डिस्कस द कैम्ब्रिज रिजल्ट्स, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो मुल्क के अपने निज़ाम यानी मैट्रिक इंटरमीडिएट बोर्ड के जो नताइज थे, इम्तहानात होने थे जिसमें सब में इस वक्त हम देखते हैं कि एक रोक आया हुआ है, एक बड़ा सा एक गैप आ गया है, उसके हवाले से क्या उमूमी प्लान है? व्हाट इज़ द ओवरऑल स्ट्रैटेजी और सूबों के साथ इनको किस तरह एग्जीक्यूट किया जा रहा है? अच्छा जी, पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि जब ये बीमारी आई, वबा फैली जी, तो इसका कोई हमारे पास पास्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि इस लेवल की वबा होगी जी। तो इसलिए हमने फौरी तौर पे उसको रिएक्ट किया और हमने स्कूल्स बंद कर दिए। और ये ज़रूर है कि लोगों की बच्चों की तालीम में बहुत सारा नुकसान हुआ, लेकिन बंद करने ज़रूरी थे उनकी सेहत को मुकद्दम रख के। उसके साथ साथ हमने टेली स्कूल का इंतजाम किया। आपने ऑनलाइन लर्निंग की बात की, हमने 15 दिनों के अंदर पाकिस्तान टेलीविजन से एक चैनल लेके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक टेली स्कूल जो है उसका इजरा कर दिया। उसके बाद यूनिवर्सिटीज ने अपनी तरफ से ऑनलाइन लर्निंग और ये वो सारी चीजें की। सही। लेकिन एक जो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, आंसरिंग योर क्वेश्चन, वो ये था कि एग्जाम पॉसिबल नहीं थे, क्योंकि एग्जाम का मतलब है कि बच्चे एक जगह इकट्ठे हों, बैठ के पेपर नहीं हो सकता। तो उसमें हमने सारे सूबों के मुशावरत के साथ, और इंसिडेंटली मैं आपको ये बताता चलूं कि हमने जितने भी फैसले तालीम के मैदान में किए हैं वो सारे के सारे सूबों के मशवरे के साथ किए हैं। हमारी इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो रेगुलरली होती है, वर्चुअली आजकल तो हो रही है, और उसमें सारे इश्यूज जो हैं डिस्कस हुए। तो उसमें एक बहुत बड़ा फैसला हमने जो किया वो ये था कि हमने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के, और एक फॉर्मूला बनाया जिसके तहत हमने 40 लाख बच्चों को प्रमोट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजल्ट्स, जो कि पहले रिजल्ट पिछले एग्जाम की थी। सही। और उसकी बुनियाद पे मसलन अगर आपने 12वीं का इम्तिहान देना है जो मुमकिन नहीं है, तो हमने 11वीं के जो रिजल्ट था जो कि बोर्ड एग्जाम होता है, उसकी बुनियाद पे बच्चों को प्रमोट किया और उनको साथ 3% एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिए, क्योंकि नॉर्मली 12th और 10th का रिजल्ट जो है वो 9th और
शफकत साहब, मैं एग्जैक्टली इसी एग्रीगेट पे आना चाही थी। जिस तरह के हमने देखा कि कैम्ब्रिज के जो स्टूडेंट्स हैं और कैम्ब्रिज के रिजल्ट्स के ऊपर इस वक्त तनकीद हो रही है, जो आपने तरीक़ेकार बताया कि एवरेज की बेसिस पे अगर कोई 11वीं का एग्ज़ाम देता है तो उसको इंटरमीडिएट से पास कर दिया गया, आपने उनको मज़ीद 3%, 2.5% के ग्रेस मार्क्स भी दिए। अभी थोड़े दिन पहले हम आवाज़ बने थे प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑफ कैम्ब्रिज की। उनका मानना ये है कि जो बच्चा ए लेवल्स करता है बायोलॉजी में फॉर एग्जांपल, और उसको एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है फ्रॉम द सेकेंडरी बोर्ड। आपने लोकल सिस्टम में पढ़े हुए बच्चों को ऑलरेडी 3% ग्रेस मार्क्स दे दिया, इनके इक्विवेलेंसी में जो ग्रेड होता है वो नीचे चला जाता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम मेडिकल कॉलेज में या प्रोफेशनल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाना चाहें तो हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अब आप इसका क्या जवाब देंगे? देखें, पहली तो बात यह है कि एक तो रूटीन की जो पहले प्रॉब्लम चले आ रहे थे वो तो है और उनको हमने रिजॉल्व करना है, लेकिन एक स्पेशल प्रॉब्लम इमर्ज किया जब कैम्ब्रिज का रिजल्ट आया। जब कैम्ब्रिज का रिजल्ट आया तो उसके अंदर 2 ग्रेड्स जो थी वो कम हो गई, और एक सारे मुल्क में जो ओवर ए लेवल का जिन्होंने इम्तिहान दिया था उनको इस्तराब पैदा हुआ और बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची, वालिदैन बड़े परेशान हुए। तो हमने इमीडिएटली कैम्ब्रिज के साथ टेकअप किया, मैंने ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ भी टेकअप किया, कैम्ब्रिज के साथ भी, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने 2 दिन पहले, तकरीबन 1.5 दिन पहले ऐलान किया कि जो रिजल्ट प्रेडिक्टेड ग्रेड स्कूलों ने दिए थे, पाकिस्तान के स्कूलों ने, उसकी बुनियाद पे, वही प्रेडिक्टेड ग्रेड्स की बुनियाद पे लोगों को, बच्चों को पास कर दिया जाएगा, और उन्होंने वो जो पहले फैसला किया था वापस ले लिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल जो है वो अपने प्रेडिक्टेड ग्रेड्स बच्चों को बताएं, ताकि बच्चों को पता हो कि स्कूल्स ने रिकमेंड क्या किया था। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला था। जो आप बात कर रही हैं वो एक डिफरेंट चीज है, वो तो पिछले मेरा ख्याल 5-10 साल से चला आ रहा है कि जब इक्विवेलेंस की, तो हमने आज ही इत्तेफाक से इंटर बोर्ड की मीटिंग है, आज ही हम उसको देखेंगे। लेकिन ये तो एक सिस्टमिक लॉन्ग टर्म बात है, लेकिन जो इमीडिएट प्रॉब्लम था वो अल्लाह का फजल है कि वो हल हो गया है, और ए और ओ लेवल्स के रिजल्ट्स जो हैं वो अब प्रेडिक्टेड ग्रेड्स के मुताबिक आएंगे, और कहीं अगर प्रेडिक्टेड ग्रेड से ज्यादा रिजल्ट है तो जो ज्यादा वाला है वो काउंट होगा। अब उसमें भी ऑब्वियसली कुछ जी, मैं ये समझना चाहूँगी कि ज़रूर इसमें ऑफ कोर्स योर गुड ऑफिस हैड बिन यूज्ड, और आपने इसके ऊपर बहुत अपनी सपोर्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को दी है और उसका आपने यकीन दहानी भी कराई थी। शफकत साहब, हुआ क्या, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर क्या है कि कैम्ब्रिज के इस दफ़ा इतने हैरान कर देने वाले रिजल्ट्स किस तरह आए? यानी यही पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स में ए स्टार्स लेते हैं, दुनिया में डिस्टिंक्शंस लेते हैं, और यकायक उनके ग्रेड्स को इतना कम कर दिया गया। व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? मेरा ख्याल है कि मैं अंदाजा लगा सकता हूं, क्योंकि कैम्ब्रिज बोर्ड आपको पता है कि हमारे अंडर तो नहीं है जी। लेकिन मैंने अंदाजा लगाया कि क्योंकि एग्जाम उन्होंने कैंसिल किया, और जब एग्जाम, क्योंकि हमने कैंसिल किया, गवर्नमेंट ने एज ए होल सारे एग्जाम्स कैंसिल किए और सारी दुनिया में कैंसिल हुए। जब सारी दुनिया में एग्जाम्स कैंसिल हुए तो उन्होंने कहा कि अब हम दो पॉसिबिलिटीज है, या ये कि बच्चे 1 साल जाया करें, और या ये है कि उनको स्कूलों के परफॉर्मेंस जो है उसकी बुनियाद पे उनको ग्रेड्स दे दिया जाए। तो उन्होंने स्कूलों को कहा कि जी आप अपने जो बच्चे हैं ओ लेवल के और ए लेवल के, उनके ग्रेड्स हमें, जिसको प्रेडिक्टेड ग्रेड्स कहते हैं, यानी कि जो स्कूल की दानिश में ग्रेड होने चाहिए थे, वो उन्होंने कहा कि आप हमें लिख के भेज दें। वो उन्होंने भेज दिए स्कूलों ने। उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम, एल्गोरिथम उसको कहते हैं, उसको कंप्यूटर प्रोग्राम लगाया, और कंप्यूटर प्रोग्राम ने ये जांचते हुए कि स्कूल जो है वो शायद ज्यादा इन्फ्लेटेड ग्रेड्स देते हैं, उन्होंने 2 ग्रेड उस पर कम कर दिए, जिससे बहुत बड़ी ज्यादती हुई। जो ए ग्रेड के स्टूडेंट थे वो सी में चले गए। तो खैर दैट हैज बीन रेक्टिफाइड। अब अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा किसी ग्रेड से, तो वो आप समझें कि वो स्कूल ने जो ग्रेड भेजा है वो ही और शी हैज टू टेक इट अप विद द स्कूल, उसका कैम्ब्रिज से अब ताल्लुक नहीं है। तो ये इसलिए मेरा ख्याल, देखें एक अनयूजुअल सिचुएशन सारी दुनिया में हुई। हमने भी फैसला किया प्रमोशन का विदाउट एग्जाम, कैम्ब्रिज ने भी किया, बाकी लोगों ने भी किया। तो उसमें मैं कोई कैम्ब्रिज के लिए वो नहीं हूँ, मैं तो समझता हूँ कि कैम्ब्रिज ने ज्यादती की, और अच्छा हुआ कि वो
रिवर्स कर दी। बिल्कुल शफकत साहब, एक और मामला जो चला वो हमने देखा कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक डायरेक्टिव जारी किया कि जितने गैर मुल्की स्टूडेंट्स हैं और अगर वो कैंपस नहीं जा रहे, ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, तो अपने अपने वतन वापस लौट जाएं, और उनको वो रिवर्स करना पड़ा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए जाते थे, उनके लिए शायद मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी, और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं कम। आप किस तरह समझते हैं कि इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के लिए हम अपने एजुकेशन सिस्टम को तैयार कर पाएंगे, अल्टरनेटिव्स ला पाएंगे, डिस्टेंस लर्निंग, या मे बी यू आर लुकिंग टुवर्ड्स कि किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को यहाँ पे लोकली उनके कैंपसेस को बनाया जाए, लाया जाए? कोई इस तरह की प्लानिंग्स हो रही हैं इस वक्त? देखिए, पहली तो बात यह है कि बाहर की जो तालीम है वो इंक्रीजिंगली बहुत महंगी होती जा रही है, और जो बच्चे बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, उनके वालिदैन बहुत ही, अब तो सिर्फ जो सबसे अमीर तबका है वही शायद अफोर्ड कर सके अपने बच्चों को बाहर भेजने। अब मसलन हार्वर्ड जैसी जगह पे जहाँ मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, 40 से 50 हज़ार डॉलर तो सिर्फ फीस है, और बाकी जो उनके रहने के खर्चे और बाकी वो उसके अलावा है। तो इसलिए ये तो अब बहुत ही एक महदूद हमारे मुल्क के हिसाब से लोग जाएंगे, लेकिन बहरहाल जाएंगे, और हम वो भी स्टूडेंट हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे और जिस तरीके से भी कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स हमने ऑलरेडी अनाउंस की हुई हैं, वो भी हम जारी रखेंगे। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा चैलेंज हमारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्वालिटी का है, और वो हमने उसको बेहतर करना है और करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि नई यूनिवर्सिटीज़ खोलें, नई यूनिवर्सिटीज़ खोलें, और नई यूनिवर्सिटी खोलना, मुझे याद है कि आज से 20, 25, 30 साल पहले ये प्रेशर होता था जी इंटरमीडिएट कॉलेज खोलें, डिग्री कॉलेज खोलें। अब प्रेशर होता है यूनिवर्सिटी खोलें, सही, क्योंकि जी वो डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन। तो अब यूनिवर्सिटीज़ को तो हम बनाई जाते हैं, और उसके लिए क्वालिटी की फैकल्टी अगर नहीं होगी तो वो हमारी कोशिश ये है कि फैकल्टी जो है वो क्वालिटी की फैकल्टी हो, और उसकी फैकल्टी ट्रेनिंग के ऊपर और फैकल्टी डेवलपमेंट पे बहुत सारा काम हो रहा है। और हमारी मिनिस्ट्री की तो क्लियर प्रायोरिटी है कि हम नई यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ज़्यादा पुश ना करें, जहाँ ज़रूरी है वहाँ ज़रूर बनाएं, लेकिन असल चीज़ ये है कि हम जो क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रही हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़, उसको बेहतर करने की। एब्सोल्युटली, आई थिंक शफकत साहब, द हार्ट एंड द इंटेंशन इज इन द राइट प्लेस। लेकिन कल आपने भी देखा होगा कि 2 रोज़ से ट्विटर पे एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, जस्टिस फॉर नादिया अशरफ, और मेरे ख्याल में नादिया जैसे कई केसेस हमें नज़र आते हैं। द केस वॉज कि ये यंग स्टूडेंट काफ़ी अरसे से अपनी PhD के लिए अटैम्प्ट कर रही थी, इनका थीसिस एक्सेप्ट नहीं होता तो प्रेशर फील कर रही थी, और इसी दबाव को मेरे ख्याल में बर्दाश्त ना करके उन्होंने खुदकुशी कर ली। आए दिन इस तरह के हम वाक़यात देखते हैं, इसमें ग्रेडिंग का भी मसला है, इसमें सुपरवाइजर्स की अनचेक्ड अथॉरिटी का भी मसला है कि एक PhD या MPhil का स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ उसकी कोई सुनवाई नहीं है, उसको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर वो अपने सुपरवाइजर को खुश रखेगा तभी उसकी थीसिस एक्सेप्ट होगी। ये सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए इसमें क्या कर रहे हैं हमारी हायर एजुकेशन कमीशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? देखिए सिद्रा, बात यह है कि हमारे पास 2 कंपीटिंग अल्टरनेटिव्स हैं जी। एक तो ये है कि मिनिस्ट्री और HEC हर चीज में दखल अंदाजी करें, बिल्कुल, और 205 यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर। दूसरा ये है कि यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी दी जाए और यूनिवर्सिटीज अपने मामला जो हैं वो खुद संभालें जी। हम समझते हैं कि हमें मैक्सिमम ऑटोनॉमी जो है वो यूनिवर्सिटीज को देनी चाहिए, और यूनिवर्सिटीज में इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। और यूनिवर्सिटीज के अपने सिस्टम्स होने चाहिए कि जहां पे अगर किसी के साथ कोई ज्यादती होती है, सही, तो एक रिव्यू बोर्ड या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए विद इन द यूनिवर्सिटी कि जहां पे अगर किसी PhD स्टूडेंट के लिए या किसी और स्टूडेंट के लिए अगर कोई समझता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, तो बजाय इसके कि इस्लामाबाद से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसमें दखल अंदाजी करे या HEC जो है वो कोई कुछ करे, यूनिवर्सिटीज के अपने सिस्टम्स, अपने बोर्ड्स, अपने रिव्यूज, अपने प्रोफेसर्स की ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि जहां पे कोई स्टूडेंट जाके शिकायत कर सके। Absolutely. और अगर वो शिकायत करता है तो उसका रिड्रेसल हो। मैं इसमें हक में नहीं हूं कि हम एज ए फेडरल मिनिस्ट्री
बहुत सारे इंटरनल मामलात में हम एक जनरल पॉलिसी तो दे सकते हैं। कतई कलामी की माफी शफकत साहब, लेकिन जब किसी बच्चे की जान जाती, कभी कोई स्टूडेंट अगर अपनी जान लेने पे राग़िब हो जाता है तो ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस, उस वक्त कोई प्रोब की या कोई फेडरल लेवल पे कोई सुनवाई उसकी हो सकती है? बिकॉज दीज मस्ट बी डायर सर्कमस्टांसेस, राइट? No, I know they are dire circumstances and I think we will definitely look into this. ये तो एक स्पेशल केस है और उसमें बहुत ही तकलीफ दे वाक़या है, लेकिन वैसे मैं आपको अमूमी तौर पर बात कर रहा हूँ कि हम एक जनरल पॉलिसी तो बना सकते हैं और हम बनाते भी हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदरूनी मामलात में बहुत ज्यादा बारीक बीनी से दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। शफकत साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि आज के सब्जेक्ट का हवाला स्कूल से भी था, इंटरनेशनल कॉलेजेस से भी था, टीचर्स की भी अपनी इसमें साख बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो अपने स्टूडेंट्स को बेहतर समझते हैं, तो हम चाहते थे कि उनसे भी आपकी इंटरेक्शन हो, हमारे व्यूअर्स के सामने एक वेल राउंडेड पर्सपेक्टिव आए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी बैक एंड आवर पैनल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्या माजरा है जी ए लेवल्स रिजल्ट का, ए लेवल्स एंड ओ लेवल्स रिजल्ट 2020 का? अब तो कैम्ब्रिज की स्टेटमेंट आ गई, रिवर्स हो गई, लेकिन इसके मुहर्रकात को जानना ज़रूरी है। वी आर इन कॉन्वर्जेशन विद द फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बट टू रियली अंडरस्टैंड द अदर स्टेक होल्डर्स एंड देयर पर्सपेक्टिव हमारे साथ हैं टीचर्स को रिप्रेजेंट करते हुए माई डियर फ्रेंड एंड द फाउंडर ऑफ FYI मैगजीन एज वेल। शी इज़ बिन अ टीचर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज फॉर द लास्ट 10 years for O levels and A level student। हमारे साथ मौजूद हैं बतूल मेहदी। थैंक यू बतूल फॉर जॉइनिंग अस एंड ऑफ कोर्स टू रिप्रेजेंट द स्कूल्स बॉडी जिन पे ज़्यादा मलबा गिरा, जब स्टूडेंट्स परेशान हुए, टीचर्स परेशान हुए, तो फ़ौरन पहुँचे स्कूल्स में और कहा कि क्या माजरा है। हमारे साथ स्कूल्स को रिप्रेजेंट करते हुए हैं जी नाइला आबदी साहिबा, यू द प्रिंसिपल ऑफ द रूट्स मिलेनियम कैंपस। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। बतूल आपसे शुरुआत करते हैं। मैं देख रही थी आपका स्टेटस, आप बड़ी खुश थी कि आपके स्टूडेंट्स ने फिर भी अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपकी कोई कैम्ब्रिज में डायरेक्ट रसाई थी? क्या मसला था, किस तरह आपने ये मैनेज किया एंड व्हाट्स योर टेक ऑन द रिजल्ट्स फियास्को? थैंक यू सिद्रा फॉर हैविंग मी। इसके देखो कई पहलू हैं और कई रुख हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, मेरे स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आई थिंक ये इतनी एक वेकअप कॉल थी सबके लिए, और इसमें मैं असातिज़ा को भी शामिल करूँगी और एवरीबडी द इंटायर, बिकॉज ये रियलाइजेशन हुई कि देखो ये जो कैम्ब्रिज ने एक फॉर्मूला सेट किया है या हमें बताया है जिसके बारे में, उसका यही मतलब है कि इफ़ यू हैवंट स्टडीड थ्रू आउट द ईयर, यू हैवंट पुट इन सम फॉर्म ऑफ रीजनेबल वर्क, तो आपके ग्रेड सफ़र करेंगे। और वो इसीलिए रियलाइजेशन हुई जब ये बच्चों को ये पता चला कि जो हम साल दर साल देखते चले आ रहे हैं कि बच्चे 2 years दे टेक इट ईजी और फिर एग्जाम्स के वक्त दे टेंड टू नॉक इट आउट ऑफ द पार्क, वो इस दफ़ा नहीं हो सका। तो ये एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल थी स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पे ऑब्वियसली मेरे बच्चों के साथ चूँकि ऑब्वियसली मैं उनको ट्रेन करती हूँ एंड आई वर्क विद देम एंड आई एम श्योर इसी तरह से उन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी किया होगा, तो उनके इतने इनफ अच्छे ग्रेड्स आ गए कि उनके टीचर्स ने देख के उनका पोटेंशियल मजीद उसमें शामिल करके उनको अच्छे ग्रेड्स दे। यानी जहां हम ये बात कर रहे हैं कि एल्गोरिथम की वजह से ग्रेड्स कम हुए हैं या 2 ग्रेड्स नीचे मामला आया है, फिर भी जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, और उसकी ये मिसाल है कि उन्होंने थ्रू आउट अच्छा परफॉर्म किया था, तो स्कूल्स की तरफ से भी उनका जो रिजल्ट था, जो एग्रीगेटेड उनकी प्रोजेक्ट फाइल्स थी, रिकमेंडेशंस थी, रेफरेंसेस थी, वो स्ट्रॉन्ग थी। नो स्कूल वांट टू बैड बाय देयर चिल्ड्रन ना, हर यही चाहता है कि अपनी इंसाफ करे अपने बच्चों के साथ। तो टीचर्स का कोई पर्सनल वो बीफ तो है नहीं कि वो बच्चों के साथ ज्यादती करे। पेरेंट्स ने यही महसूस किया। नाइला जी, आपके पास जब कंप्लेन आई तो आपका इमीडिएट रिस्पांस क्या था? ये रिजल्ट्स आपके लिए भी शॉकिंग थे सिद्रा? आई वुडंट से कि सारे थे, क्योंकि एज बतूल जस्ट सेड कि जिस बच्चे ने सारा साल पढ़ा उसके ग्रेड्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। अगर हमने ए भेजा है, उस बच्चे का ग्रेड बी भी आ गया, तो फिर भी थोड़ा सा शौक लगता है कि बच्चा ए स्टार या ए वाला था। पेरेंट्स का इमीडिएट रिएक्शन ये था कि जी आप लोगों ने क्या भेज दिया। पूरा साल जब हम बात करते हैं कि बेटे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ना है, मिड ईयर में भी पढ़ना है, आपने हर चीज़ में पढ़ना है, उस वक्त जवाब ये आता है कि जी एग्ज़ाम से 2 महीने पहले पढ़ लेंगे। बहुत से पेरेंट्स ने, मैं आपको ये थोड़ा सा बैक पे ले जाऊँ, जब हम काम कर रहे थे प्रेडिक्टेड ग्रेड्स पे और हम बच्चों से नहीं, शफकत साहब हमारे साथ रहेगा, एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगी इसके बाद। जी
और मैंने हमने बच्चों से कहा कि बेटे आपका ग्रेड ख़राब है, तो जवाब पे पेरेंट मुझे कहते हैं कि आपको तो पता है ना मैम कि बच्चा सारा साल नहीं पढ़ता। आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। सारा साल नहीं पढ़ता तो फिर करता क्या है? हाँ जी, उसका तो काम ही पढ़ना है ना। और इस साल तो सारी डिस्ट्रैक्शंस बंद हो गई, सारी घर में थे और आपने बंद। पढ़ाई करनी थी। शफकत साहब, ये जो हमने एक शोर शराबा सुना और एहतजाज सुना कैम्ब्रिज के रिजल्ट्स के हवाले से, आई थिंक पाकिस्तान ने फिर मिसाल कायम की है। आपने मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में जब उमूमी तौर पे एवरेज लगा के बच्चों को आगे प्रमोट किया, तो पाकिस्तान में इसमें कोई शोर शराबा नहीं हुआ। यानी जितने बच्चे मैट्रिक कर रहे थे, इंटरमीडिएट कर रहे थे, वो सब अपने ग्रेड से मुतमईन कैसे हो गए? देखिए, मैं भी यही समझता हूँ कि जब मुशावरत से फैसले हों और सोच समझ के हों तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप अंदाजा लगाएं कि 40 लाख बच्चों को हमने प्रमोट किया और उसके लिए हमने स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग भी की, और उसके बाद हमने ये देखा कि मैट्रिक और एफएससी में रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाते हैं। सही। तो इसलिए, और क्योंकि 11वीं का और 9वीं का इम्तिहान भी बोर्ड का होता है, तो हमारे लिए एक बेंचमार्क मौजूद था। सही। तो उस बेंचमार्क को यूज करके हमने उनको 3% एक्स्ट्रा दिए और कहा कि हम आपको दे देंगे। और ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है कि आप देख लें कि कैम्ब्रिज के बच्चे तो होते ही थोड़े हैं और कितना शोर पड़ा, लेकिन पाकिस्तान में इतने ज्यादा बच्चों की प्रमोशन और वो सब कुछ हुआ, उसमें थोड़े से बच्चों को प्रॉब्लम आया है। लेकिन शफकत साहब, फिर अनफॉर्चुनेट हकीकत ये भी तो है ना कि हमारे मैट्रिक और इंटरमीडिएट की रिजल्ट्स की क्रेडिबिलिटी इवन हमारे अपने यूनिवर्सिटीज़ नहीं समझते, तभी तो फिर एडमिशन पे एप्टीट्यूड टेस्ट दोबारा होता है। अब आपने कहा इम्तिहानात तो हो नहीं सकते, इन यूनिवर्सिटीज़ में अब दाखिला कैसे होगा? नहीं, देखें, यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला होगा क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के दाखिला को जो उनका मसलन ग्रेड 11 का जो रिजल्ट है बोर्ड का, उसकी बेसिस के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला हो जाएगा। लेकिन देखें, हम तो अपना सारा जो निज़ाम तालीम है उसको रीवैम्प कर रहे हैं और उसमें हम एक यकसा तालीमी निसाब बना रहे हैं जो पाकिस्तान के सारे स्कूलों के लिए होगा, और उस पर पेशरफ्त अभी हमने पहले 5 सालों का बना लिया है और उस पर अभी बहुत सारी डिबेट भी मुल्क में हो रही है। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ओवर द इयर्स इसको हम ग्रेड 12 तक ले जाएंगे। तो हमारा अपना निज़ाम इतना अच्छा होगा कि सिर्फ वो बच्चे जो बाहर जाते हैं वही A लेवल किया करेंगे, मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो अपने निजाम के मुताबिक और अपने मैट्रिक और ये एक अच्छी सोच है, मस्बत सोच है, और मेरे ख्याल में एब्सोल्युटली तो ये हम स्टैंडर्ड रेज कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये स्टैंडर्ड के ऊपर मेरे ख्याल में पिछले 70 सालों से हम सिर्फ बात कर रहे हैं। इट्स नाउ टाइम टू एक्चुअली एक्ट अपॉन इट। शफकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। इस नेशनल करिकुलम पे सिंगुलर के अलावा फिर आपको दावत देंगे ताकि इस पर भी मजीद बात की जा सके। कमिंग बैक टू यू बतूल, आपने जिस तरह कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कंडीशनल ऑफर्स भी थी, अब ये ग्रेड जो ऊपर नीचे हुआ है उस पर आप क्या समझती हैं कि उनके फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? आर मोस्ट स्टूडेंट्स, उनको गैप ईयर लेना पड़ेगा या क्या करें वो? इम्पैक्ट तो बहुत हुआ है सिद्रा, इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सी वाकई में ऐसे मेहनती बच्चे थे जिन्होंने काम भी पुट इन किया था। उन्होंने अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश हत्तुल इम्कान की थी कि भाई उनका अच्छी यूनिवर्सिटी में जहाँ वो चाह रहे थे एडमिशन हो। लेकिन मसला देखो ये हुआ है कि A लेवल स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी सी अगर हम लफ्ज़ ज़्यादती इस्तेमाल करें तो शायद हम वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा बनस्बत O लेवल स्टूडेंट्स के, इसलिए क्योंकि वहाँ पे द ईयर 1 वर्सेस ईयर 2 के तजाद बहुत है। जो आपके AS सब्जेक्ट्स है वो अलग हैं, आपके फिर A2 के सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, तो एक कॉन्ट्रास्ट आ गई। जैसे एक सब्जेक्ट में A मिल गया, A* मिल गया, तो दूसरे में C या D मिल गया, तो वो फिर यूनिवर्सिटीज़ के कंडीशनल ऑफर्स को उसने बहुत अफेक्ट किया है और ऑब्वियसली मनफी अंदाज में किया है अफेक्ट। तो ये एक डेफिनेटली हुआ है एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल नाउ हैव टू कंसिडर कि उनका नेक्स्ट तरीक़ाकार क्या होगा नाउ टू सॉर्ट दिस आउट, बिकॉज़ गैप ईयर हर किसी के लिए भी मसले की बात नहीं है सिद्रा, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड अ गैप ईयर आइदर। तो वो यही है कि आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अमंग्स द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स के अब क्या किया जाए। नायला जी, द मिनिस्टर डिड नॉट रियली कमेंट ऑन इट कॉम्प्रिहेंसिवली, लेकिन बात तो असल यही है कि जैसे इन्होंने A लेवल्स के स्टूडेंट की ज़्यादती की बात की, आई हैव बीन रिसीविंग सो मेनी कमेंट्स ऑन माई ट्विटर कि ये जो ग्रेस मार्क इन्होंने दिया है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को, ये ज़्यादा मुश्किल बना देगा प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन को। एक ये फियास्को हो गया, फिर आप इक्विवेलेंस पे जाते हैं तो उसमें ऑलरेडी नंबर कम हो जाते
हैं, तो मेडिकल में, इंजीनियरिंग में जो ज़्यादा कम्पिटिटिव प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, डू यू सी एंड डू यू फील कि ए लेवल्स के स्टूडेंट के पास एक डिसएडवांटेज है वहाँ पे? बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज इसलिए नहीं है कि इस साल जैसे आगा खान ऑलरेडी अपनी पॉलिसी अनाउंस कर चुका है, उन्होंने अपना जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्टेटस है वो बढ़ा दिया है एज़ कम्पेयर टू देयर स्टूडेंट्स ए लेवल रिजल्ट्स। तो उससे बहुत हद तक फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग ए लेवल का बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इक्विप्ड होता है और वो बहुत आराम से उसको पास कर लेता है। सेकंड बात यह है कि जब इक्विवेलेंसी भी बनती है तो एक बड़ा क्लियर स्टांस है कि 80% जो है वो ए ग्रेड पर और 90% A+ पे बन जाता है। सो वहाँ इतना ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है। डिसएडवांटेज वहाँ पर आ रहा है जहाँ पर अभी गवर्नमेंट ने अपनी जो मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ की पॉलिसी अनाउंस नहीं की है, क्योंकि आगा खान जाना आसान नहीं है या किसी भी प्राइवेट मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हर बच्चे के लिए जाना आसान नहीं है। वो ए लेवल कर ले तब भी वी आर टॉकिंग इन मिलियंस, तो वो बच्चों के लिए प्रॉब्लम है। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को अनाउंस करती है और ए लेवल के रिजल्ट्स को थोड़ा सा उसका वेटेज कम करके और इंटर के रिजल्ट की वेटेज को कम करके एंट्रेंस को देती है, तो आई थिंक कि हम काफ़ी हद तक सेफ साइट पर चले जाएंगे और बच्चा भी बेहतर फील करना शुरू करेगा। ओवरऑल अगर हम बात कर रहे हैं तो पीपल आर स्टिल वंडरिंग कि क्या इम्पैक्ट होगा। अभी जैसे मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि इंटरनेशनली शायद आप लोगों के लिए यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस को अफोर्ड करना पाकिस्तानी पेरेंट्स के लिए और मुश्किल हो जाएगा। What does that mean for students in Pakistan? I think ये इसको मैं बात को सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का भी मैं एक पहलू लाऊंगी यहाँ पे, बिकॉज आई थिंक इस पैंडेमिक ने ये बहुत एक्सपोज किया है कि डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ये एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट मौजूद थी कि भाई जो कुछ भी हो जाए हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा नहीं है ऑब्वियसली, जैसे हमने देखा फॉर द स्टूडेंट्स दे रियलाइज दैट दिस कॉन्सेप्ट कि हम सिर्फ साल के आखिर में जो है किसी तरह से कोशिश करके अपना एग्ज़ाम दे दें, और इवन फॉर द टीचर बॉडी, क्योंकि उनका भी बहुत ही दफ़ा ये होता था और बच्चे मुझे आके बताते थे, और ये देखिए टीचर्स पुट अ लॉट ऑफ देयर पैशन एंड हार्ड वर्क इनटू इट, लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि कभी कभी एक फटीग सेट हो जाती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर। तो ये अब हमें पहले तो री-इवैल्यूएट करना पड़ेगा हम सबको, एंड एवरीबडी इन्वॉल्व्ड इन द एजुकेशन सेक्टर। नाला जी, आपका काउंसलिंग वाइज मशवरा क्या होगा स्टूडेंट्स को जो बड़े बड़े ख्वाब से जाते हैं, अगर उनके पास, उनके पेरेंट्स के पास उनको फुट करने के लिए पैसे नहीं भी हैं, दे काउंटिंग ऑन देयर ओन मेरिट, स्कॉलरशिप्स पे काउंट कर रहे होते हैं, क्या दुनिया बदल रही है एंड दे विल नॉट हैव एक्सेस टू क्वालिटी इंटरनेशनल एजुकेशन? आई थिंक दुनिया बदल रही है एंड वी हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया सिर्फ US में नहीं है, दुनिया सिर्फ UK में नहीं है। वी हैव टर्की, वी हैव जर्मनी, वी हैव सो मेनी अदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जहाँ पर आपका एक्सेस है। अब अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, अब एज बतूल जस्ट सेड के अपने आप को एंटाइटल्ड समझना छोड़ दीजिए। आपको मालूम है कि दुनिया बदल रही है स्कॉलरशिप के लिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेड्स नहीं होते, स्कॉलरशिप के लिए आपको और चीज़ें भी करनी होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग। मैं एक चीज़ यहाँ पे सिद्रा और कहना चाहूँगी, बतूल ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि हम बाज़ दफ़ा एज टीचर्स हम थोड़ी सी ज़्यादा हैं। हमने भी तो बच्चे को आदत दे दी है ना कि साल के एंड में हम आपके लिए एक वर्कशॉप रख लेंगे और आपसे आपका बेड़ा पार। सिस्टम नीड्स टू बी रिवैम्प्ड। बहुत बहुत शुक्रिया बतूल एंड नाइला फॉर बीइंग हियर विद अस। एक आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन वी आर गोइंग टू बी रिकॉर्डिंग अ स्पेशल YouTube और फिर उस पर बात करते हैं। खुदा हाफिज़।